नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो और बात करेंगे आज एनर्जी और सोने चांदी की, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी पॉकेट्स हैं जो इस वक्त बाजार के फोकस में है। एक तरफ जहां क्रूड में तेज वॉलेटिलिटी के साथ एनर्जी सेक्टर सीधे रडार पर है, वहीं सोने चांदी में करेक्शन के बाद बुलियन सभी को लुभा रहा है। लेकिन क्या अभी एनर्जी और सोने चांदी में निवेश का मौका है? ये मुश्किल हम आपकी दूर करेंगे। हम आपको बता दें कि बाजार में इन दिनों एक्सिस निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड का एनएफओ भी खुला हुआ है। क्या इसमें निवेश कर एनर्जी सेक्टर में एक्सपोजर बनाना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ एंड को फाउंडर मोहित गांग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्रूड पावर ये ऐसी थीम रही है जो काफ़ी फोकस में रही है मोहित, और हमने अर्निंग्स भी देखे, इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के नंबर्स बेहतर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से एनर्जी स्पेस कैसा आपको लग रहा है? क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है पूरा स्पेस, या फिर हम सिक्लिकल हाइस पर हैं। आपका एनालिसिस क्या है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीपाली जी। तो देखिए, जो आपने थीम उठाई है आज एनर्जी की, मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, एआई रेवोल्यूशन के चलते जितना ज़्यादा एनर्जी की खपत हो रही है डेटा सेंटर्स के थ्रू, तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल है, नॉन डिस्क्रिशनरी है और कंपाउंडिंग थीम है ये। तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, तो जैसा भारत का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एनर्जी का, वो है कुछ 1420 किलोवाट आवर का, राइट। और ये पर एनम कंजम्पशन मैं बता रहा हूँ। जो भारत का कंजम्पशन है दीपाली जी, वो यूएस के मुकाबले 1/9 है और चाइना के मुकाबले वो 1/6 है। अगर मैं पूरे दुनिया की एवरेज को भी देखूं, तो हम 1/3 हिस्सा है पूरे दुनिया की एवरेज का ऑन अ पर कैपिटा कंजम्पशन बेसिस। तो भारत का जो ये एनर्जी कंजम्पशन है, जो एनर्जी खपत है, ये बहुत गुना मुझे लगता है अगले 10 साल में बढ़ने वाली है। कुछ प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 580 गीगावाट कैपेसिटी जो है भारत में एस्टैब्लिश होगी आने वाले 10 सालों में। और ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है जितनी भारत ने आज तक एस्टैब्लिश नहीं की है अपनी पूरे स्वतंत्रता की हिस्ट्री में। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एनर्जी जो है एज अ थीम बहुत बड़ी थीम है, ऑल एनकम्पासिंग थीम है। और मुझे लगता है अगले 10 से 15 साल ये कंपाउंडिंग स्ट्रक्चरल स्टोरी है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको ऑयल, रिफाइनरीज, रिन्यूएबल्स, इक्विपमेंट्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड्स, इन सभी तरह के सेक्टर्स का जो है ये कंबाइंड मुझे लगता है आउटकम होगा, और आने वाले सालों में शायद निवेशकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी स्टोरी बन सकती है। यानी मोहित, पूरा ही एनर्जी स्पेस या इस स्पेस में एक्सपोजर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है, जो आपने भी मेंशन किया। तो फिर एक चीज़ और बताइए कि अगर हम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देखें, तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड को कहाँ देखते हैं? क्या फायदे देखते हैं अगर कोई एक्सपोजर लेता है तो? जी, आई थिंक देखिए, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड बहुत ही शानदार एक इंडेक्स फंड है। इसका बहुत वाइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कुछ 40 कंपनीज कम से कम इसके अंदर में रहती हैं। तो टॉप 500 में से आपको 40 कंपनीज का एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स मिल जाता है। लार्ज कैप करीब 72% है, मिड कैप यहाँ पर अच्छा कंपोजिशन है, 23% मिड कैप कंपनीज है, और कुछ स्मॉल कैप बचा हुआ एलोकेशन स्मॉल कैप में मिलता है। इवन अगर आप इसमें सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो लार्ज एंड हैवी इक्विपमेंट कंपनीज आ जाती हैं, पावर रिफाइनिंग कंपनीज आ जाती हैं, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज आ जाती हैं, पावर ग्रिड कंपनीज आ जाती हैं, रिन्यूएबल्स आ जाते हैं। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बुके मिलता है। अगर मैं इसका रिजल्ट्स देखूं, पिछले 10 साल के रिजल्ट्स देखूं, तो कुछ 18 से 19% का सीएजीआर रिटर्न है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का, वीजावी निफ्टी 500 जो कि 14% का रिटर्न है। तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में अगर आप निवेश करना चाहें अगले 10 से 15 साल के लिए, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड थिंग। ऑब्वियसली ये सेक्टोरल थीम है, तो यहाँ पर निवेशकों को थोड़ा सावधान और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशंस थोड़े हैवी हो सकते हैं। इसका वोलेटिलिटी भी अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर टू द निफ्टी 500, तो वो काफी ज्यादा है। बट शायद अधिक रिटर्न बनाने के लिए आपको अधिक वोलेटिलिटी को झेलना ही पड़ेगा। और इसमें अगर निवेश करना भी चाहते हैं कोई निवेशक, तो उसके लिए शायद बाजार में अभी एक एक्सिस एएमसी का निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड लॉन्च भी हो रखा है, जो कि मुझे लगता है जिसका एनएफओ शायद अभी ऑन है। 7 अगस्त से 21 अगस्त के बीच तक ये एनर्जी
इंडेक्स को ट्रैक करेगा ये फंड, तो जो निवेशक इसमें एक्सपोज़र लेना चाहते हैं इस थीम में, उनके लिए शायद ये काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, तो एक चीज़ क्लियर है, जैसे मोहित ने भी मेंशन किया कि इंडिया का जो शिफ्ट है टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स या फिर ईवीज, बैटरीज, न्यूक्लियर, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस सेक्टर के इस कैटेगरी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक्सिस निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात की कि एनएफओ खुला हुआ है, लेकिन आपने अभी मोहित एक चीज़ और मेंशन की कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी तो दिखाई दे रही है, बट क्योंकि एक थीम है, ये डेडिकेटेड थीम है, तो उससे एसोसिएटेड रिस्क भी रहेंगे। क्विकली अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके कि अगर कोई एक्सपोजर लेता है इस एनएफओ में या इस सेक्टर में, तो किन रिस्क को ध्यान में रखें? जी, देखिए आई थिंक थीमैटिक एक्सपोज़र है ये, तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बार कुछ-कुछ थीम्स जो होते हैं, वो बहुत समय ले लेते हैं और कब जब साइकिल टर्न करती है, निवेशकों को अक्सर समझ में नहीं आता। तो किसी अच्छे एडवाइज़र का हाथ पकड़ कर ही आप इस थीम में एंट्री लीजिए। बहुत बड़ा एक्सपोज़र आप यहाँ नहीं ले सकते, ये आपके टैक्टिकल पोर्टफोलियो का पार्ट होगा, तो इसमें आपको जो एक्सपोज़र है, वो लिमिट करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी कुछ स्ट्रक्चरल है, ये देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जो रिन्यूएबल्स हैं, कुछ-कुछ इसमें सेक्टर्स पीएलआई के अंडर में आते हैं। काफ़ी जगह आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिटरमाइन करती हैं कि ऑयल के प्राइसेज़, गैसेज़ के प्राइसेज़ कैसे रहेंगे, ट्रांसमिशन, पावर, ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो यहाँ पर एक वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा निवेशकों को। एक और रिस्क ये भी है कि काफ़ी बार ये जो ग्रिड्स होती हैं, ये आने में काफ़ी टाइम ले लेती हैं। मतलब आप ग्रिड तो एस्टैब्लिश कर चुके हैं, बट उसके बाद जो इसका केपेक्स है, उसका रिकवरी में काफ़ी टाइम लग सकता है, उसके यूटिलाइज़ेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इस तरह के रिस्क्स निवेशकों को थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये बात हुई निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की, और यहाँ पर एक्सपोजर लेते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और थीम रही है जो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी पॉपुलर रही है, और वो है बुलियंस की थीम। और इनफैक्ट मोहित, अगर आप पिछले 1.5 साल का डेटा उठाकर देखें तो ज़्यादातर फंड हाउसेस जिनकी जहाँ जहाँ बैंडविड्थ थी, उन्होंने अपने एक्सपोजर को गोल्ड सिल्वर में बढ़ाया, अच्छे प्रॉफिट्स लिए, और इसीलिए उनके रिटर्न्स भी बेहतर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पर जहाँ हम एक पीक देखने के बाद करेक्शन देख चुके हैं, क्या गोल्ड सिल्वर निवेश के हिसाब से कैसे लग रहे हैं? जी, दीपाली जी, देखिए अगर आई थिंक किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल में, तो वो है कमोडिटीज़ का एक्सपोज़र। अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो एग्ज़ैक्टली 1 साल का जो रिटर्न है गोल्ड का, वो करीब-करीब 50% के आसपास है सारे गोल्ड फंड्स का। सिल्वर के सारे फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, और काफ़ी सारे ऐसे फंड्स भी हैं मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर का मिक्स चलाते हैं, वो भी करीब 60 से 70-75% के आसपास का 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं। हालाँकि अगर आप एकदम नियर टर्म रिटर्न्स देखते हैं, पिछले 3 महीने के या पिछले 6 महीने के, तो वो इतने कुछ खास नहीं है, क्योंकि अपने पीक लेवल्स से जाकर करीब $5,500 पर आउंस के भाव से गोल्ड गिरकर 3,900 पर आ गया था, और अभी फिलहाल वापस 4,400 पर है। इसी तरह सिल्वर, जिसने एक बार लाइफ हाई $121 पर आउंस का देखा था, वो गिरकर $55 पर आ गया, और अभी फिर से $65 के आसपास है पर आउंस का भाव। तो मुझे लगता है, देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड स्पेशली एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। जिस तरह से वैश्विक माहौल है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जिस तरह से लोगों का भरोसा जो है दुनिया के पुराने ट्रेड सिस्टम पर है या डॉलर सिस्टम पर है, वो कम होता जा रहा है। वहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अपनी दावेदारी बढ़ाता रहेगा फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो फिलहाल पिछले 3 महीने से बिकॉज़ यूएस के इंटरेस्ट यील्ड्स जो है वो ऊपर जा रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर जा रहे थे, और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग हो रहा था, तो ये गोल्ड थोड़ा-सा नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, बिकॉज़ जब-जब इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स ऊपर जाने लगते हैं, जहां पर निवेशकों को लगता है कि उन्हें इंटरेस्ट अच्छा मिल सकता है, तो थोड़ा-सा निवेश या एसेट एलोकेशन गोल्ड से मूव होकर वापस ऐसे एसेट्स की तरफ जाने लगता है। बट मुझे लगता है फिलहाल के कुछ जो घटनाक्रम हुए हैं दुनिया में, जिस तरह से यूएस ने जापान को अपने ट्रेजरीज बेचने से रोका और उन्हें बोला कि आप गोल्ड बेचिए ताकि आप अपना डॉलर रिजर्व शोर अप कर सकें या अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन कर सकें, तो ये कुछ ऐसे दावपेच है ग्लोबल स्तर पर जो वापस गोल्ड में भरोसा एस्टैब्लिश करते हैं। अब आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो रुक नहीं रही है, हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लगता है अगले 3 से 5 या 10 साल के लिए गोल्ड इज़ अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, और ये बहुत अच्छा मौका है गोल्ड में वापस निवेश करने का। साथ ही में ओके, अच्छा, सिल्वर थोड़ा क्विकली ज़्यादा वोलेटाइल रहता क्विकली है। मोहित,
संक्षेप में एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, आपने फैक्टर्स तो बताया क्यों एक्सपोजर लेना चाहिए या फिर क्या रेलेवेंस है गोल्ड सिल्वर की, लेकिन एक समय था जब हम गोल्ड सिल्वर को जब इन्वेस्टमेंट के लिए देखते थे तो एक हेज के तौर पे ज्यादा देखते थे, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट, लेकिन वो परसेप्शन चेंज हुआ है। अब रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं। आपके हिसाब से आइडियली पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एक्सपोजर गोल्ड या सिल्वर में लेना चाहिए? जी, तो देखिए वो जो पुरानी सोच थी कि इसको एज़ अ हेज देखेंगे और बहुत छोटा एलोकेशन रखेंगे, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं अब खत्म हो चुकी है। नए माहौल में आपको गोल्ड, सिल्वर या ओवरऑल कमोडिटीज़ बास्केट जो है, वो आपको कम से कम 10 से 15% तो रखना ही है और आप 20% तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइज़न क्या है। बट मिनिमम मैं बोलूँगा 10 से 15% का कमोडिटीज़ एलोकेशन मस्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्स, सिल्वर थोड़ा आप टैक्टिकली भी देख सकते हैं बिकॉज़ सिल्वर जो है वो गोल्ड के साथ-साथ भागता ज़रूर है, बट उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। उसका डिमांड सप्लाई रेशियो भी डिटरमिन करता है सिल्वर के प्राइसेस कहाँ मूव करेंगे। तो सिल्वर इतना स्ट्रक्चरल नहीं है जितना गोल्ड है। सिल्वर ज़्यादा टैक्टिकल है और गोल्ड मोर स्ट्रैटेजिक है। ओके, वेल थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एनर्जी इंडेक्स फंड के साथ साथ गोल्ड सिल्वर के बारे में भी राय देने के लिए और गाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए। थैंक यू। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात होगी फुल सर्किल फाइनेंशियल प्लानर्स के सीएफपी कल्पेश अशर से और बातचीत करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में और डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन पर भी करेंगे खास चर्चा। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो और अब बात करेंगे आम निवेशकों की कि उन्हें पैसा लार्ज कैप्स में लगाना चाहिए या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में शिफ्ट करना चाहिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ऐसा क्या अलग है जो इसको कम रिस्की और ज़्यादा रिटर्न वाली कैटेगरी में डालता है? इसके अलावा एक और अहम सवाल वो है डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का कि एक सही एसेट एलोकेशन के साथ साथ बेहतर डाइवर्सिफिकेशन भी हो। इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फुल सर्किल फाइनेंशियल प्लानर्स के सीएफपी कल्पेश अशर। कल्पेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट जब मार्केट में टर्बुलेंस होती है, कंफ्यूजन होती है, इन्वेस्टर्स के मन में भरोसा कम होता है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप ले लीजिए, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड रहेंगी। एक और एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब ज़्यादा रिस्की लगते हैं, मार्केट खराब लगते हैं, तो कहते हैं कि लार्ज कैप्स में कम रिस्क है, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। तो आपके हिसाब से करंट मार्केट एनवायरनमेंट में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की रेलेवेंस क्या है और अगर हम इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप स्टोरी समझना चाहें तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया दीपाली जी। जैसे ये जो एक बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट प्रश्न है कि लोगों को वॉलेटाइल टाइम्स में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और जहाँ पे रिस्क भी न्यूनतम हो और जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो तो थोड़ा प्रॉफिट्स भी गार्नर कर सके। तो उस दौरान हम ऑलवेज ये सुनते आ रहे हैं, जैसे आपने बहुत सही बताया, कि इट इज बेटर टू हैव एन एक्सपोजर आपका लार्ज कैप की तरफ। और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि जो पहले 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में या जो मेन इंडेक्स जिसे कहा जाता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे पे पारंपरिक वे से हम उसमें लार्ज कैप में एक्सपोजर लेते हैं और सोचते हैं कि बस ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत बहुत सही भी है एंड वी हैव बीन डूइंग इट, बहुत समय से ये करते आ रहे हैं। लेकिन एक पिछले 5 साल का हम एक बैक ट्रैक रिकॉर्ड अगर पकड़ लें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का जो एक महत्व है, आई थिंक वो बहुत ही उभर के सामने आया है। और उसका मेन कारण ये है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो ढांचा है ना, वो ऐसे है कि उसमें आप अराउंड 60% या 65% इक्विटी का एक्सपोजर होता है, 10 या 15% या 20% तक डेट का एक्सपोजर होता है यानी कि फिक्स्ड इनकम, और बाकी का जो एक्सपोजर है वो कमोडिटीज में होता है और वो भी आमतौर पे प्रेशियस मेटल्स में होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर उसमें ज्यादातर एक होल्डिंग रखते हैं। और उसमें भी अगर हम थोड़ा और तड़का डाल दें तो रीट्स और इन्वेट्स भी होते हैं। लेकिन आमतौर पे ये 3 एसेट क्लास में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स में। अब लास्ट 2-3 साल का जो एक चलन रहा है कि हमने देखा है कि द ओनली एसेट क्लास या एक प्रोडक्ट जो है वो हमने परफॉर्म करते हुए देखी है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। बाय डिफॉल्ट जब ये गोल्ड एंड सिल्वर का एक प्रमाण जो है मल्टी एसेट एलोकेशन में अपना हिस्सा पाता है, तो बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि वहां पर एक अल्फा क्रिएट हो जाता है। तो जब पिछले 2 साल में मार्केट वहीं की वहीं है या लार्ज कैप फंड इनफैक्ट न्यूट्रल या नेगेटिव भी काफी इंस्टेंसेस पे है,
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने अपने बेस नेचर के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में एक एक्सपोजर लेके वो अल्फा क्रिएट किया है। और यही एक कंपेलिंग क्वेश्चन है जो आज की तारीख में एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि अगर हमें लार्ज कैप में ही एक्सपोजर लेना है, और क्योंकि मल्टी एसेट फंड्स में भी जो इक्विटी कंपोनेंट है उसमें भी बहुत सारे स्कीम्स जो है 90% इनफैक्ट लार्ज कैप का ही एक्सपोजर लेते हैं, तो क्यों ना हम, अगर लार्ज कैप एलोकेशन है उसमें तकरीबन 50-50 जितना एलोकेशन ले, 50% प्योर लार्ज कैप में, लेकिन 50% हम मल्टी एसेट को एक जी। मौका दें, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म अच्छा, स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो फिर कल्पेश जी, आपने दोनों कैटेगरीज के बारे में बताया, फिर एक आइडियली इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? पोर्टफोलियो में दोनों को कंपोजिशन रखना चाहिए, या फिर सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखने से ही लार्ज कैप्स का भी जो एक्सपोजर है वो फुलफिल होगा, या दोनों कैटेगरी साथ रख सकते हैं? आई थिंक एक स्ट्रैटेजी के तौर पे दोनों रखना मुनासिब होगा, एंड यू कैन कीप इट अराउंड 50-50%। ओके अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एसेट एलोकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का। आमतौर पे जब भी हम पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर्स के, तो कहा जाता है कि एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारी एसेट क्लास में थॉटफुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है जो बहुत इन्वेस्टर्स को समझ में भी नहीं आती है। आपसे समझना चाहेंगे कि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन जो दोनों की बात होती है, तो पोर्टफोलियो में इसके मायने क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि जैसे आपने बताया एग्जैक्टली थिन लाइन है उसमें। और थिन लाइन ये है कि लोग समझते नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। मैं डिफरेंस जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो लोग एक ही असेट क्लास में करते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को चुना और उसमें अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन उसी एसेट क्लास में किया है जो है इक्विटी। तो मेरी जो रिस्क की जो लेवल्स है वो वेरिंग है, रिस्क बिल्कुल हटती नहीं या डिफरेंट नहीं है। तो वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिस्क होती है, लेकिन वही एसेट क्लास में मेरी रिस्क बनी हुई है जो है इक्विटी। उसको हम अगर उसको और थोड़ा बढ़ाएं, और लोग कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं इक्विटी में, और डायरेक्ट स्टॉक्स भी लेता हूं, और मेरे पास ईसॉप्स भी है अगर मैं काम करता हूं, तो फिर भी आप इक्विटी ही कैटेगरी में हो, क्योंकि वहां पर भी जो स्टेक होल्डिंग है कंपनी में, या हमारा जो एक पार्टिसिपेशन है वो भी इक्विटी में होता है, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में हो, चाहे हम म्यूचुअल फंड से इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट करें, या हमारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट ईसॉप से। अब असेट एलोकेशन वो होता है जब हम अपना निवेश जो है अलग अलग असेट क्लास में बांटते हैं, और बांटना भी ऐसा होता है कि हमारे गोल्स के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 60 रुपए इक्विटी में डाले, अब वो इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट स्टॉक्स है, लेकिन बाकी के जो 25 रुपए हैं तो मैंने फिक्स्ड इनकम में दिए। फिक्स्ड इनकम यानी कि जो डेट फंड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। और थर्ड कैटेगरी जो है, मान लीजिए कि मैंने 10 या 15% मैंने गोल्ड या सिल्वर में अपना एक्सपोजर ले लिया, तो वो तीसरा असेट क्लास हो गया। ये एक आइडियल असेट एलोकेशन है, ना ही डाइवर्सिफिकेशन है। तो लोगों को ये समझना है कि असेट एलोकेशन जो होता है वो ऐसे असेट्स में होता है जो आमतौर पे एक दूसरे के साथ उनका कोरिलेशन नहीं होता है या न्यूनतम होता है। इकोनॉमी लेवल पे हो सकता है आज के दौर में, लेकिन अलग अलग असेट क्लास में निवेश करेंगे तभी हमारा ट्रू एक फाइनेंशियल जर्नी और फाइनेंशियल एलोकेशन सही मायने में होगा। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरत है, लेकिन इट इज विद इन एन असेट क्लास एज वेल। ओके अच्छा, फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, या कितना टाइम होराइजन आप लेकर चल रहे हैं? ये किस हद तक अफेक्ट करेगा आपके एसेट एलोकेशन को और एक आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में? जैसे आपने कहा सभी एसेट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियली कितना एक्सपोजर कहाँ होना चाहिए? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से तो आई थिंक दीपाली इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हमारे जो बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या मीडियम टर्म गोल्स हैं, मान लीजिए कि हमें कोई गोल अचीव करना है, फाइनेंशियल गोल मॉनेटरीली अगले 1 महीने से लेके 3 साल तक, तो जाहिर सी बात है कि हम उस एक टाइम फ्रेम में रिस्क नहीं ले सकते। तो यही लॉजिक कहता है कि हमारा जो निवेश है वो ऐसे एसेट क्लास में हो जहां पे हमारे कैपिटल को रिस्क ना हो, और एक रेगुलर आई थिंक रेंज में हमारे रिटर्न्स हो, तो वो बनता है फिक्स्ड इनकम। तो वो फिक्स्ड इनकम में ही हमारा जो निवेश है होना चाहिए उस फाइनेंशियल गोल को लेके। मान लीजिए मीडियम टर्म गोल है, तो जहां पे हमारा दायरा जो है वो खुल के 3 से 5 साल होता है,
तो वहां पे हम न्यूनतम एक जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। तो वहां पे हम हाइब्रिड कैटेगरी भी मिक्स कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 50% हाइब्रिड कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट करना है तो 50% फिक्स्ड इनकम में, 50% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल गोल हमारा 5 साल, 7 साल, 10 साल का है, तो विदाउट एनी आई थिंक हिंड्रेंस हम ये सोच सकते हैं कि हम इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, चाहे वो अपनी रिसर्च से या किसी प्रोफेशनल की रिसर्च से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें या डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें, लेकिन हमारा दायरा खुल जाता है। इससे क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं उसको हासिल करने की श्योरिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। ओके, तो ये बातचीत हुई एसेट एलोकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, दोनों अलग अलग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है। वो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो कल्पेश जी ने आपको समझाया। थैंक यू कल्पेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।